अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको एक टीका बताएंगे जो पाकिस्तान में इस वक्त लग रहा है एनर्जी सेक्टर के अंदर, और वो इतना बड़ा टीका था कि कल हम उस पर गुफ्तगू मुकम्मल नहीं कर सके, तो हमने इसी प्रोग्राम को आज कंटिन्यू किया। ये तकरीबन 135 अरब, कम अज़ कम 135 अरब एक मद में, और तकरीबन कोई 1 अरब और 35-36 करोड़ दूसरे मद के अंदर, यानी कि आप कोई 136 अरब का जो पाकिस्तान का ज़िया है, नुकसान है, जिसमें दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। कुछ हद तक नालायकी, इनकॉम्पिटेंस, लेकिन एक बहुत बड़ी हद तक करप्शन कर रहे हैं आपकी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स का एक टोला है, जो डिसीजन मेकर्स है, वो उनकी नाअहली भी है, करप्शन भी है। ज़रूर इसके ताने बाने मिलते होंगे माजी में वज़ीरों तक भी, अभी तो खैर नए वज़ीर हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक डिलिबरेट पैटर्न है। ये हो क्या रहा है, आपको मैं 2-3 मोटी सी चीज़ें बताता हूँ बिल्कुल आसान अल्फाज में, ताकि सबके लिए हम क्लियर हों। मैं कोशिश करूँगा, आज की बहस मेरा बड़ा अच्छा पैनल है, वो वेरी गुड एट दिस सब्जेक्ट, लेकिन हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे। आप भी जो साल का हमें चाहिए होता है तकरीबन हर रोज़ 6 से 8 बिलियन जो आपका क्यूबिक फीट गैस है हमें चाहिए होती है अपनी ज़रूरियात के लिए। हम अब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वक्त तकरीबन 3.5 बिलियन कर रहे हैं, यानी कि आधे से भी कम। बाकी सारा हमारी ज़रूरियात एनर्जी नीड्स होती हैं इंपोर्ट के थ्रू। पहले होता था हम बहुत ज़्यादा रिलायंस करते थे ऑयल के ऊपर, फर्नेस ऑयल के ऊपर। दुनिया के अंदर टोटल दुनिया में जो एवरेज एनर्जी नीड्स मुल्क अपनी मीट करते थे वो 1% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करते थे अपनी एनर्जी मिक्स में, क्योंकि बहुत महंगा होता है। हम 35 से 40% करते थे, ये फ़र्क था इतना। और जब ये हम बात करते हैं तो हम अरबों रुपए की बात करते हैं। फिर क्या हुआ, पिछली गवर्नमेंट में गैस LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि LNG वॉज वेरी गुड, और उसने जिस तरह रिप्लेस किया, एनर्जी मिक्स आपका चेंज किया। बट हमें आपको पता होगा, और ये लाहौर वाला बट नहीं है, ये अंग्रेजी वाला बट है। बट क्या हुआ कि जो उसमें 2 सवाल उठ गए। एक तो जिस तरह टर्मिनल्स अवार्ड हुए, उनकी बहुत कहानी है और उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अब जिस तरह टर्मिनल इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक माफिया है जो काम कर रहा है। हो क्या रहा है, वहाँ पे एक टर्मिनल 1 था जो एंग्रो वालों का था, एक टर्मिनल 2 था जो इकबाल ज़ैद अहमद ग्रुप ने इन्होंने बनाया हुआ था। एक इसमें कैपेसिटी चार्जेस का इशू था कि अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं काम कर रहा, आप गैस नहीं रन थ्रू कर रहे, तो आप गवर्नमेंट को पैसे देंगे। इस पर बहुत प्रोग्राम किया आमिर मतीन ने, रऊफ क्लासा ने, बहुत इस इशू को हाईलाइट किया। वो भी जो सा था तकरीबन $2,60,000 एक के थे, सेकंड में $2,45,000। अब क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है कि इस वक्त तकरीबन 6 कार्गोज हर महीने हैंडल कर सकता है एक जो आपका है वो टर्मिनल। इस वक्त टर्मिनल 1 जो है उसमें 6 कार्गोज आ रहे हैं। जो टर्मिनल 2 है इकबाल ज़ैद अहमद वाला, उसमें तकरीबन 2 कार्गोज आ रहे हैं, यानी कि 4 कार्गोज की अभी जगह खाली है, उस पर हम कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं उसके अलावा। लेकिन इस पर मुझे क्या एतराज़ है, आ तो रहे हैं, इसमें क्या गेम है। पहले मैं आपको छोटी गेम बता दूं। छोटी गेम ये है कि जो आइडल कैपेसिटी चार्ज तो में बहुत थोड़ा फ़र्क है, लेकिन जो प्रोसेसिंग चार्ज है उसमें 1 से 7 गुना का फ़र्क है। एक जो यूनिट है इसका एनर्जी यूनिट, जब आप एंग्रो वाले उसमें से गुजरता है लिक्विफाइड गैस को, जब आप ये माया गैस में आता है, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड लिक्विड नेचुरल गैस, इसको जब हम वापस गैस फॉर्म में लाते हैं और प्रोसेसिंग का पास थ्रू का वो लेते हैं 7 सेंट पर यूनिट। जो सेकंड है इसका तकरीबन 1 सेंट है, या शायद उससे भी थोड़ा सा कम है, तो 7 गुना उससे ज़्यादा है। कॉमन सेंस ये कहती है कि गवर्नमेंट को, हमारे एनर्जी प्लानर्स को सिंपली ये चाहिए कि वो मूव कर दें, ज़्यादा लोड प्रोसेसिंग इस पर डालें टर्मिनल 2 के ऊपर, ताकि 7 गुना का फ़र्क, और ये फ़र्क कितना है, कम अज़ कम 1 अरब 35 करोड़ का, और यही पैसे इसमें से लोगों की जेबों में जा रहे हैं। सेकंड, और अब आपके चूल्हे ठंडे होने शुरू हो गए हैं। अभी NTDC ने, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो सी है, उसने पिछले 1 दिन में एक लेटर लिखा है सुई सदन को, और उसमें उन्होंने एक बड़ा शिकवा किया है कि आपने हमें अभी तक डिमांड्स, हमें इतनी गैस चाहिए तो आप हमें गैस नहीं दे रहे। उन्होंने आगे से मेरी इत्तला के मुताबिक जवाब भेज दिया है, आपने हमारे से मांगा नहीं। ये गेम क्या है, जो गैस की डिवीज़न होती है, नीड होती है, वो एनर्जी डिवीज़न रेज करता है कि हमें इतनी गैस चाहिए, इतनी हमने पावर प्रोड्यूस करनी है। सबसे ज़्यादा ये एनर्जी पावर प्रोडक्शन के अंदर जा रही है। लेकिन ऑयल माफिया इस मुल्क में ज़बरदस्त ऑयल माफिया, आपकी जो 7-8 जो रिफाइनरीज हैं, आपको ये पता है कि उनमें से एक रिफाइनरी भी डीजल नहीं बनाती। इसलिए नहीं बताती कि कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने थे, लेकिन वो नहीं करती, और वो सिंपली अपना डार्क ऑयल जिसको हम कहते हैं वो प्रोसेस हद तक रुकते हैं, वही जिसको फर्नेस ऑयल कहते हैं। होता क्या है
कि ये फर्न जान के इमरजेंसी करके पहले ये रेज नहीं कर रहे ऑर्डर्स, और जब इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया एलएनजी का, एलएनजी क्योंकि आपकी इंपोर्ट होती है, एलएनजी के लिए कम से कम 3 माह का अरसा दरकार है सारे प्रोसेस गुजारने के लिए, फिर ये बताते नहीं हैं। और अभी भी उन्होंने यही किया, पहले ऑर्डर्स प्लेस किए कि हमें 5-6 चाहिए, फिर कहने नहीं एनर्जी की नीड कम है, और फिर उसको ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि और अब होगा क्या, ये फर्नेस ऑयल डलेगा उसकी जगह, और जहां आपका 1 रुपया मेरा 1 रुपया लगना है, वो कम अज़ कम वहाँ पे 30-40 रुपये लगेंगे। इतना डिफरेंस आपकी प्राइस का है। ये छोटी गेम नहीं है, ये मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर है। इसीलिए जब एनर्जी की तरफ देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े गुरखे बैठे हुए हैं। ये हो क्या रहा है, ये आपको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है कि क्या हो रहा है। एनर्जी डिवीजन क्यों रेज नहीं करता अपनी डिमांड टाइम पे, और क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों एलएनजी को इंपोर्ट नहीं आने दिया जा रहा, और अगर जो आ भी रही है उसको एक टर्मिनल पे महंगे टर्मिनल से क्यों प्रोसेस किया जा रहा है, दूसरे टर्मिनल से क्यों नहीं। और ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, इसमें कोई टेंडरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये आपको नटशेल में मैं बता दूं। और अभी होगा क्या, अब एनटीडीसी ने कह दिया कि हमारे पास गैस नहीं है कारखाने चलाने के लिए, तो अब होगा क्या, अब ये आएगा कि जी इसको फर्नेस ऑयल दें, बिकॉज जो माफिया है फर्नेस ऑयल्स का, वो हमेशा से रिफाइनरीज और फर्नेस ऑयल इंपोर्टर्स, और इतना हम बता दें कि एक फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, उनकी अपनी ऑयल इंपोर्टिंग कंपनी भी थी, और माशाल्लाह बाद में उनके एक दामाद जो थे उनको पेट्रोलियम सेक्रेटरी भी लगा दिया गया। ये इस किस्म की इंसेस्चुअस रिलेशनशिप है, ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इस पर आज हम बात करेंगे कि जो सर्दियों में अब ये टीका लग रहा है, और ये मैन मेड एक क्राइसिस है जो करप्शन की एपॉटमी है, इस पे क्या गवर्नमेंट एक्शन लेगी, क्या नहीं लेगी, किस तरह सब कुछ चल रहा है। मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन, नो इंट्रोडक्शन नीशत अब्बासी साहब, ये एनर्जी एक्सपर्ट हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है ताहिर बिशारत चीमा साहब ने, फॉर्मर एमडी पेप्को, और अभी एनर्जी एक्सपर्ट हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। आमिर, आई स्टार्ट विद यू, आपने इस पर काम किया, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा कंफ्यूजिंग इंट्रो तो नहीं हो गया? नहीं, बहुत अच्छा आपने किया। थोड़ा सा टेक्निकल आम आदमी को समझाने के लिए मैं ज़रा मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दूं कि मालिक, पहली बात तो तकलीफ ये है कि आप और हम 3-4 माह से, पिछली गवर्नमेंट का तो छोड़ दें, उनका कसूर तो था ही, ये मौजूदा गवर्नमेंट भी जो आई है, इनका इतना बड़ा लैप्स है कि 3-4 माह से हम शोर मचा रहे हैं कि ये लोड शेडिंग आपकी गैस की होने जा रही है, और इन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो लोगों को अब ये दिसंबर के और जनवरी के महीने में जब गैस नहीं आनी चाहिए, तो उनको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही है। इससे ना सिर्फ कि डोमेस्टिक आम घरों के अंदर नहीं गैस जाएगी, बिजली नहीं आएगी, दूसरा इनका सारी इकोनॉमी का इस वक्त जोर ये है कि एक्सपोर्ट्स, और हमारी इसेंशियल एक्सपोर्ट्स को इन्होंने फैसलाबाद में कहा है कि जी हम आपको गैस की सप्लाई रखेंगे और सस्ती देंगे। उनको भी सप्लाई कम करनी पड़ेगी क्योंकि गैस है ही नहीं। लेकिन आमिर ये नहीं करेंगे कि ये डोमेस्टिक यूजर्स को आपको मुझे दे देंगे ताकि हम बकबक ना करें, और ये एनर्जी सेक्टर को जितनी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को फर्नेस ऑयल दबा के देंगे और अरबों रुपए कमाएंगे। फॉल इतनी ज़्यादा है कि हमारी डोमेस्टिक भी पूरी नहीं कर पाएंगे और उनको भी नहीं दे पाएंगे। शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा है, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि 6 कंटेनर्स की सेकंड टर्मिनल के ऊपर ज़रूरत थी। इन्होंने डिमांड जान के, और बिल्कुल उसका एक्सप्लेन हम दोबारा करेंगे कि माफिया ने डिमांड कम की कि जी हमें गैस की ज़रूरत नहीं है। 3 टर्मिनल्स इन्होंने वहाँ से चले हुए जो थे, ये 3 से 4 माह का प्रोसेस होता है कि टर्मिनल को आप ऑर्डर करते हैं, वहाँ से आता है, तो बीच में रुकवा दिए। एक तो उनको हमने पैसे दिए टर्मिनल रोकने और कार्गोज रोकने के, उसके बाद जो आपने जिक्र किया कि कैपेसिटी चार्जेस जो है ना, कि वो आइडल पड़ी हुई हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहे टर्मिनल, उनको $2.5 लाख तकरीबन जो है रोज़ का उनको दे रहे हैं। दूसरा जो आपने फिगर दिया ना, 1 अरब रुपया नहीं है ये, जो आप जब इसको इस्तेमाल एलएनजी को नहीं करते और फर्नेस ऑयल को इस्तेमाल करते हैं, हाँ। वो 500 से 600 मिलियन डॉलर है। ये तकरीबन बन जाता है कुछ 70-80 अरब रुपया सालाना हमें कर रहा है। 135 अरब एक डाल लें, 70 अरब कर लें, 200 अरब, ये 1.5 अरब, और ये तकरीबन 225 अरब ये फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, जबकि हमें कमी है। तो इतना बड़ा चंक है, हम 2-2 आने 4-4 आने की लड़ाइयाँ करते पड़ेंगे, इतना बड़ा चंक है जो कि जान के मैन मेड आपने कहा। दूसरा इसके अंदर ये है कि हंसी की बात ये है कि फर्नेस ऑयल होने नहीं चाहिए। दुनिया में आउटडेटेड होता जा रहा है कि आम रिफाइनरीज जो हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं बनाती हैं, और हमारे वालों पे भी लाजिम था, कानून में किया गया था कि ये बाय प्रोडक्ट होती है। हाँ। कि आप जब रिफाइंड ऑयल बनाते हैं, ये एक्सपर्ट बैठे में ये बताएंगे, तो ये हमारे 25 से 30% फर्नेस ऑयल बना रहे हैं,
और क्योंकि उसका कहीं और इस्तेमाल नहीं है, हाँ। इसलिए इस्तेमाल करने के लिए ये डिमांड क्रिएट की जाती है, लॉट ऑफ पीपल मेक लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। उसकी वजह से इसका एनवायरमेंटल भी नुकसान है। दूसरा ये है कि वो ऑयल सही मिक्स ना होने की वजह से जो ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन मेकर्स हैं उनकी एनवायरनमेंट तो बड़ी अच्छी हो रही है, एनवायरमेंट बड़ी अच्छी हो रही है, मगर ये जो रिफाइनरीज भी हैं ये हमारे से कई दफा सब्सिडीज ले चुकी हैं, 10-20 साल से ये पैसा ले रही हैं कि अपना ये सिस्टम ठीक करेंगे कि फर्नेस ऑयल इतना नहीं बनेगा, 25 से 30% नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में खत्म हो गया है कि फर्नेस ऑयल बहुत उसकी थोड़ी होती है, 1 to 5%। एनर्जी नीड्स ग्लोबल 1%, अंडर 1%। सो इसमें थ्रू आउट आप देखें कि एक तो मिक्स के अंदर आप गड़बड़ करते हैं कि आप अपना फर्नेस ऑयल की तरफ लेके जाते हैं, और ये कई सालों दहाइयों से चल रहा है, ये एलएनजी को रोका गया, देर किया। दूसरा ये गैस की एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान की नहीं होने देते, पिछले 10-20-30 साल से गो स्लो रखा हुआ है कि गैस नहीं निकलेगी, जिसकी वजह से हमें एलएनजी भी मंगवानी पड़ रही है, वरना अगर हमारी अपनी रिजर्व जो जितने बताए जाते हैं एक्सप्लोरेशन की तरह। तीसरा ये कर देते हैं कि ये उसको जान के डिमांड रखवा के, पर आम आदमी का क्या कसूर है कि जब उसको एक तो ये लोड शेडिंग होगी, दूसरा उसको ये सारा जो कॉस्ट बता रहे हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं। एलएनजी पे जब बनती है आम आदमी को समझाने के लिए वो 7 से 9 रुपए के दरमियान पर यूनिट पड़ता है, और जब फर्नेस ऑयल से आप बनाते हैं तो वो 12 से 14 रुपए के दरमियान, ये 4-5 रुपए का फर्क पड़ता है जो आपको और मुझे देना पड़ता है। एक तो गैस नहीं आती, दूसरा हमें डबल कीमत देनी पड़ती है। ये मुझे बताएं बासी साहब, एक तरफ तो एक्सप्लोरेशन नहीं होने देते ऑयल माफिया, फिर एलएनजी रिपोर्ट नहीं होने देते, फिर जब गैस होती है उसमें से 14% तो सीधी चोरी हो जाती है, 20% ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ये इतनी लुट जो पड़ी हुई है जस्ट बिकॉज ये सड़कों पर नहीं नजर आ रही, इस तरह नहीं नजर रही, बिहाइंड द सीन्स हो रही है, क्या तरीका है इसका, क्या होना चाहिए इसका? मलिक साहब, जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम में पहले जो बात की कि पाकिस्तान की जो डिमांड है अभी तकरीबन 7 बिलियन CF पर डे है, बिल्कुल प्रोडक्शन अराउंड 3.5-4 है। इन्होंने जो मतीन साहब ने जो बात ख़त्म की कि पाकिस्तान में क्या ऑयल एंड गैस का इतना पोटेंशियल है, आप देखिए कि 3 माह पहले एक रिपोर्ट जिसका नाम है हेल्प हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी इनको बना के दी, असद उमर ने रिसीव की। ये कहा गया जिसके ऊपर बड़े बड़े एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के आप इसको ईजी बनाए, 1 विंडो बनाए। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल KPK फाटा बलूचिस्तान में है, आइडेंटिफाई जगह हुई है कि हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट 3 से 4 साल हो सकते हैं, हमें बाहर से इंपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आप देखें शायद खकान अब्बासी का जो सबसे बड़ा कसूर है कि पाकिस्तान में जितनी भी ऑयल गैस कंपनी, सुनिए कि सबसे पहले कितनी कंपनियां यहाँ से चली गई। मैं आपके प्रोग्राम में डाटा भी इसमें दिया हुआ है कि कम से कम 400 MMCF को इन्होंने कैप किया KPK में। जो फार्मर MD OGDCL है वो शायद ब्लड से लिखने को तैयार है कि इससे बड़ा क्राइम नहीं कि आपने जो $3 की जो गैस है वो आपने KPK में प्लग की, नहीं लेके उसकी क्रॉसफर्नेस है, आप वहां से लेके आए, इससे बड़ा चाहिए क्राइम। $3 की देखिए हमारी जो वैलिड प्राइस है KPK में वो तकरीबन 3 से 4 है। ठीक है, 4 आपके पास भी पेपर है, कोऑर्डिनेट भी दिए हुए, वल भी दिए हुए। देखिए बता दूं जहां से गैस निकलती है वहां पर 3 से $4 पर यूनिट। ये वो बड़ा क्राइम है कि आप अपनी रिपोर्ट में देखें। मतीन साहब आपको भी दूंगा, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट से कोई तवक्को नहीं है कि आपने वैलिड अपने कैप की में कितनी क्रॉसपॉन्डेंस है, किस तरह कहा गया SNGPL को कि जी वो गैस हमारे पास नेटवर्क नहीं है। एक किसने कैप की है? किसने कैप की है? जिसके मतलब कभी आप बात कर रहे हैं, जो आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, ये वो है जिसका डाटा है। देखिए वो बात है। दूसरी आपके प्रोग्राम में भी चलता आ रहा था, मगर मोर लेकिन ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं था, नेशनल रिसोर्सेज नॉट एट ऑल। ये देखें जो ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिसीजन होगी कि हमने क्या करना है। फेडरल वो कंपनी KPK OGDCL जो प्राइवेट कंपनी थी, उसका एक काम था, ये भी बड़ी एक अच्छी स्टोरी है कि 5 साल में जितनी प्रोडक्शन ऑयल और गैस की KPK में हुई है पूरे पाकिस्तान में इतनी हुई। वहाँ शायद 13 टन थी LPG, 13 से 600 टन पे लेके गए हैं। ऑयल 20,000 था, उसको 60,000 लेके गए हैं, और इसी तरह गैस शायद 150 थी, इसको 400 लेके हैं। दिस शोज दैट कि KPK में या पाकिस्तान में पोटेंशियल है, विलिंगनेस होनी चाहिए। उसमें एक काम था कि आर्मी ने सब ने ज्वाइन हैंड किया। मैं सीधी बात करता हूँ, इन कंपनी को प्रोटेक्शन मिली और एक सक्सेस स्टोरी हुई। बेस्ड ऑन दैट आज भी अगर हम एक, जैसे आपके पास स्टडी भी आ गई है, इनको भी शेयर की। देखिए
एक और आपके प्रोग्राम में डिस्क्लोज करते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल निकलता है राजस्थान में, हमारे बॉर्डर से 1 किलोमीटर पे है। जिस कंपनी को हमने लाइसेंस दिए 10 साल से उसने एक ऑयल नहीं निकाला। और नीचे बेसन तो एक होगा। देखिए जी, वो मैं डिटेल बात करूं, शर्म की बात है उन लोगों के लिए कि जिनको हम वोट देते हैं, जो अभी तक नैब पेनलाइज नहीं कर सका। इससे बड़ा क्राइम क्या है कि राजस्थान के पास आपने जिसको दिए, कंपनी का नाम भी है, सब डाटा स्टडी में है। इसी तररह रन किसको दिया हुआ वहां पे एक्सप्लोरेशन, किसको दिया हुआ? एक कंपनी है ना, और मैं अगर आपके प्रोग्राम में कहूँ शायद उसको $10 मिलियन डेली मंथली एनुअली मिलते हैं कि तुमने यहाँ से ऑयल गैस नहीं निकाल, सिर्फ लाइसेंस लेके रखी रखो। तो उसको इंडियंस पैसे देते हैं। देखिए ये मेरा काम, ये देखिए मुझे, हम नाम नहीं ले रहे, देखिए ये मेरा नाम डोमेन है ना, मुझे पता। इसी तरह रन ऑफ कच्छ का आपने कितना नाम सुना? रन ऑफ कच्छ के अंदर जो सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसिंग वहां से हो रही है, हम उसके बॉर्डर के साथ हैं शैलो, हमारा ऑफशोर एक भी नहीं हुआ। एक बात। दूसरी तरह आपको याद है कि आपने प्रोग्राम की थी, एक स्टडी मैंने की थी, जिसके बाद अमेरिका में जाके काम किया शेल गैस पे। शेल गैस को अप फ्रंट प्राइस सब दुनिया को पता है कि उन्होंने $9 कही थी, तो शायद ने कहा नहीं हम 5 पे ला रहे हैं। पिछले महीने LNG का रेट क्या है? $12.65, और उस पर यही कहा था कि देखो जितनी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जितना यहाँ पे पोटेंशियल है, ये नहीं किया। ये वो 2 मेगा इश्यूज हैं जिसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया। सरकार में ले लेते हैं। देखिए एक दूसरी बात, आपने जो की ना फर्नेस ऑयल, अक्टूबर 2018 यानी पिछले माह में फर्नेस ऑयल में बना 7%, LNG मिला 22, लोकल गैस पे 5-4.5 रुपये। मैं आपके प्रोग्राम में एक और बात बताऊं, ये बताइए, मेरा तलक मरी से है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये किया कि ये जो डोमेस्टिक गैस थी इसको डाइवर्ट किया आपने, ये जो डोमेस्टिक गैस थी डोमेस्टिक यूज़ की तरफ। मरी, कोटली, सतिया, कोटा में गैस की जरूरत थी, जहाँ पे सर्दियों में शायद 10% पॉपुलेशन रह जाती है। इसको एज ए पॉलिटिकल टूल यूज़ किया। ये एक मेरे ख्याल में ब्लेंडर है जिसको कभी नैब या कोई भी इंस्टीट्यूशन पैनलाइज नहीं करेगा कि मुझे आपको गैस या बिजली मिल रही है 10 रुपये की, जो कि 5 रुपये की होनी चाहिए थी, वो गैस आपने अपने हल्के में दी है। अगर वो गैस ना देते तो हमें शायद बिजली 4.5 रुपये की पड़ती। ये एक वो डिफरेंशियल है जिसको आपने कैलकुलेट करना है, और एक कंप्लीट कंप्रिहेंसिव चार्जशीट मेरे ख्याल में मुझे यानी आप लोगों को बनानी पड़ेगी। नैब में कैपेसिटी नहीं है, मिला हूं, आई एम सॉरी, जिसके पर अगर आप अखबारी कटिंग हो उसके पर चार्जशीट बनती है। ताहिर चीमा साहब से पूछे हैं, फिर मैं बताऊंगा कि नैब फाइनली थोड़ा सा उनका मूवमेंट हो रही है, कुछ होने जा रहा है। बल्कि वो एक बड़ी मजेदार खबर है, वो इनसे डिटेल निकलवाते हैं। उसमें अब्बासी साहब की और कुछ और लोगों के शायद नाम आ रहे हैं और रेफरेंस भी आ रहा है उस पर, लेकिन वो मैं थोड़ा सा सस्पेंस रख रहा हूँ। ताहिर बशार चीमा साहब ये बताएं, आपने तो गवर्नमेंट पे सर्व किया है, पेपको भी रेस सब कुछ, इतनी जो लूट मार है ये विदाउट करप्शन के हो सकती कि आप कहते हैं नहीं ये भी बैड प्लानिंग, वो भी बैड प्लानिंग, और ख़ास तौर पे और फिर जो अफसरान ने इतनी बड़ी बड़ी गेम्स की, कोई जाके चीफ सेक्रेटरी लग जाता है पंजाब में, कोई कहीं पे और पोस्टिंग लेता है, प्राइस पोस्टिंग मिलती है, बजाय इसके कि घर जाए और नौकरियों पर इनसे पूछा जाए कि साल का 200-250 अरब कौन जिम्मेदार है, वो उसके ऊपर से उससे भी बड़ी पोस्टिंग्स मिल रही हैं। जी शुक्रिया। मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि जो आपने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा सीरियस है। ये लीथल कॉम्बिनेशन है ऑफ करप्शन एंड इनएफिशिएंसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान में सबसे पहले हम आते हैं एक्सप्लोरेशन और प्रोस्पेक्टिंग के सिलसिले में। हमेशा ये कहा गया कि हम क्या करें, हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है। मैं एक ही एग्जांपल आपको दूंगा। बलूचिस्तान में एक कोल बेरिंग एरिया है, दुकी कोल माइंस एरिया है और चमालांग है। वो दोनों जो है आर्मी की सिक्योरिटी प्रोविज़न है वहाँ। नतीजतन ये है कि आप पिछले 4 साल से, मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर की नीड्स हैं वो दुक्की और चमालांग से पूरी हो रही हैं। मकसद क्या हुआ, जैसे पहले अब्बासी साहब ने भी कहा कि अगर इसमें सिक्योरिटी को अश्योर कर दिया जाता तो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग में हमारा, मैं ये समझता हूँ, कुछ लोग तो कहते हैं कि 100% हम अपनी टोटल रिक्वायरमेंट्स जो हैं 7 से 7.5 BCF की गैस की वो हम पूरी कर सकते हैं, प्लस अपने पेट्रोलियम की भी। लेकिन अगर हम इतने भी जिसे कहते हैं विशेष ना हो तो हमें समझ आती है कि 80-85% हम कर सकते हैं। मकसद क्या हुआ कि LNG भी लाने के लिए सोच समझ के साथ कि कितने उसके वॉल्यूम्स लेके आने, एक तो ये ज़हन में रखिएगा। फिर इसके बाद LNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए
उसमें ये रख लिया गया कि इट इज़ टेक एंड पे, टेक और पे जी, स्ट्रेट अवे, कि आपने जनाब लें या ना लें, आपने पे करना है। इसके बाद आप और ज़रा गौर कीजिए, इसके बाद ये पूरा का पूरा एक साइकिल है कि जब LNG का टर्मिनल लगा, उसका नाम ही LNG, ELENGY, LNG का टर्मिनल लगा तो उसमें फिक्स कर दिया गया कि $2,72,000 पर डे आपको तो हम बहुत बातें कर चुके हैं। मैं जरा अभी करंट सब्जेक्ट पे रह रहा हूँ कि जब आप भी थे, आप भी इस प्रोसेस को बड़ा करीब से आपने देखा है, जेबडी पेप्को आल्सो एंड एवरीथिंग। ऑयल माफिया किस तरह खेलती है, ये मुझे बताएं। ऑयल माफिया, ये फर्नेस ऑयल माफिया, ये और ब्यूरोक्रेट्स मिलकर किस तरह खेलते हैं सिस्टम में? देखें सर, बात यह है कि ऑयल माफिया जो है, अब खुल क्या बात करें, अब आप नौकरी पे नहीं, अब आप सच बोल सकते हैं। पहले तो हाइड्रो नहीं बनने दिया फॉर इयर्स, फिर जो है गैस का एक्सप्लोरेशन नहीं होने दी, ये सारा मिला के अगर देखा जाए 10, 20, 30 साल पे मुहित जो पॉलिसीज हैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तो बिल्कुल क्लोज्ड अप में जी चीमा साहब, अब आप पे लाजिम है सच बोलना। इसमें नहीं, बिल्कुल सही आपने फरमाया। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ऑयल माफिया शायद पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ताकतवर माफिया है, और ये माफिया ने असल में जन्म लिया था IPPs जो लगे थे 94 की पॉलिसी में, यानी कि 96 ऑनवर्ड्स जो लगे वो, क्योंकि सारे ही ऑयल बेस्ड थे और उसमें खूब मज़ा आया, तो फिर ये सोचा कि इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और ये माफिया इतनी बड़ी है कि आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि जो IPPs तेल पे चलते थे वो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी, PPAs में कम लिखी हुई हैं, और इसके बाद वो बचत करते थे, क्योंकि ये बाकायदा लिखा हुआ है कि जो फ्यूल है ये पास थ्रू आइटम है, ये अमानत है, लोगों की अमानत है, जितना खर्च होगा उतना इस्तेमाल होगा, लेकिन ये बचाया करते थे। मैं लोगों को मैं नाज़रीन पे क्लियर कर दूं, जो लोग तक टेक्निकल आ जाता है नाज़रीन, वो ये था कि जो एग्रीमेंट ये थे कि जितना ऑयल यूज होगा वो गवर्नमेंट उसके पैसे देगी। जो चीमा साहब ये कह रहे हैं कि लेट से अगर आपकी एफिशिएंसी असल में 40% थी तो आपने कागजों में शो किया 25%, मिनिमम तब 30% बार था, लेट से आपकी 50% थी, आपने 40 शो कर दी, तो आपका जो 10% तेल आपको मिलता था उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट में वो कंपनी वाले वैसे ही बेच देते थे। तो ये पास थ्रू वाला फ्रॉड था। जी चीमा साहब, इसके साथ मैं सिर्फ अगर ऐड कर दूं कि जब उन्होंने पैसे, जिस तरह ताकत उनकी इतनी है कि याद होगा कि अभी तक वो क्राइसिस स्कैंडल चल रहा है कि 480 अरब रुपया जो इनको सर्कुलर डेट का दिया गया था, ताकत इतनी थी कि आते सारी ले लिया। उस वक्त ये नहीं देखा गया कि किसने कितनी एफिशिएंसी की, किसने कितना माल उसमें से बना चुके हुए हैं, सिर्फ एक वन गो में 480 अरब। मेरा ख्याल है मैं छोटी सी एक ब्रेक ले लूं नाज़रीन, क्योंकि इतने अरब आगे में जी, हमारे से तो एक कतरी नहीं संभलता, इतने अरब आ गए हैं, तो वो जरा कंफ्यूज हो गया जमात, जितना हम खुरच रहे हैं उतना ही खून निकल रहा है जख्म में से, तो ये सैकड़ों अरबों पे तो हम पहुंच गए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके ये जो दिल दहलाने वाली, उदास करने वाली और शर्मनाक करप्शन की दास्तान, इस पे हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक के अंदर यही बात चल रही थी, तो अरशद अब्बासी साहब ने एक दो बड़ी मजेदार बातें की, मैं ऑन एयर शोर करें। ये ज़रा चीमा साहब के पास बाद में जाऊंगा, यही ज़रा बात आप जो बता रहे थे ऑयल माफिया की, जो कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट्स दोबारा हुई हैं। मालिक साहब, मैं एक बात करूंगा। मालिक साहब, मुतीन साहब को प्रोग्राम सुनते रहते हैं, कुछ थोड़ा सा मैंने कहा मैकेनिक से इनपुट ले लें। ये जो भी बड़ा शोर मचा के सेनेट ने एक्सेलेंट काम किया कि 1200 बिलियन की सब्सिडी को उन्होंने चाक आउट किया, क्वान्टिफाई किया, उस पर डिस्कशन तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले दिन नीचे देखें लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स कौन कौन सी है। KESC, नदीम बाबर, वही आदमी जिसके ऊपर 8 नैब के केस बने हुए हैं, वो आदमी जो स्टेक होल्डर, जो एनर्जी रिफॉर्म कमेटी का चेयरमैन हुआ, देखिए वो IPP के चेयरमैन है। आप पहले जो रिफॉर्म कमेटी बनाई है उसका आवाम को बता दें कि उसका हेड उसको बनाया गया है। आप जो IPPs का इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के जो सी रिफॉर्म कमेटी बनाई है, उसको वो बंदा हेड कर रहा है नदीम बाबर साहब, जिन पे 7-8 केसेस अतार के लौंडे जो हैं वो यही हैं। ये देखिए एक तो पाकिस्तान में अतार का लौंडा बड़ा मसरूफ है, हर बंदा अपने अपने अतार के लौंडे के पास जा रहा है। देखिए मालिक साहब, आपको ये बताऊं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा उनकी 4-5 पेट्रोलियम कंपनी भी हैं, वो दोनों को कैसे दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। एक बात
तार बिशार चीमा और जाहिर है कि हम इकट्ठे काम ये पुराने पाकिस्तान में अपॉइंट हुए थे, नए पाकिस्तान में? ये नए पाकिस्तान जी, ये नए पाकिस्तान में पॉलिसी बनाने के लिए लगाए गए हैं। मेरी इनसे 4 वर्चुअली डिस्कशन हुई, ये जो लाइन लॉसेस के ऊपर इसकी मैपिंग हुई है इन्हीं साहब को की थी। मैंने कहा था देखिए ये तरीकाकार है, ये ऐसे करना है, लेकिन उस ऑयल माफिया ने, उस सब माफिया ने बड़ा करवली एक काम किया। ये $1200 बिलियन है, सॉरी 1200 बिलियन रुपीज़ या मीनिंग बाय $12 बिलियन है, जिसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर शायद दर जा रहे हैं, चाइना भी जा रहे हैं। किस लिए जाएंगे? ये क्लियर करने के लिए। कभी ये नहीं पूछा इस कैलकुलेशन के पीछे ज़रा बैक एंड कैलकुलेशंस क्या है, कोई जस्टिफाइड है या नहीं है। मालिक आपने इस प्राइम मिनिस्टर इन सब को रिक्वेस्ट करनी है कि खुदा के वास्ते अगर इन्हीं लोगों के हाथों खेलना है, इन्हीं ऑयल माफिया खेलना है, तो फिर मैं पुराना पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। मैं बस प्लीज देखिए ये पैसे मैंने आपने हमने क्या रिक्वेस्ट करनी है कि फॉर एग्जांपल ये जो हम स्कैंडल की बात कर रहे हैं कि डिमांड कम की गई, उस वक्त जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी साहब थे, जिनका पावर के और पेट्रोलियम के दोनों बंदे, जिनकी सेनेट ने इंक्वायरी की हुई है, जिनको जेल में मेरा ख्याल इसकी वजह से जाना चाहिए। एक जो यूसुफ नसीम खोखर साहब है, उनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दिया गया है, और सिकंदर राजा साहब भी, उनको भी अभी तक कोई नहीं पूछ रहा कि जनाब एक्सप्लेन तो कर दें कि ये 3-4 माह में जो ये आपने नहीं LNG के कार्गो मंगवाए, ये क्यों नहीं मंगवाए, और ये जो अभी हम ऐड कर दो इंफॉर्मेशन अच्छी। सिर्फ खबर ये है कि थोड़ी सी नैब पे हम बड़ी तनकीद करते रहते हैं, मगर फाइनली शाहिद खाकान अब्बासी साहब और अरशद मिर्जा साहब जो कि उस जमाने में पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे, उनके खिलाफ शायद रेफरेंस बन जाए और शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। वो इसलिए कि इमरानुल हक साहब, बहुत बड़ा एक स्कैंडल था कि वो एंग्रो के अंदर थे, एंग्रो के साथ उन्होंने डील की, उसके बाद उनको PSO का MD लगा दिया गया, और जो लगाया गया उनका टेलर मेड उनका तरीकाकार किया गया हाथ से। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनकी एज और क्वालिफिकेशन वो सारी चेंज की कि जनाब इन्हीं को लाना है। कॉन्फ्लिक्ट था कि एक आदमी तो हैंड नोट्स एक आदमी जो था जो बायर था, बायर को सेलर बना दिया गया, हैंड रिटन हाथ से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वो लिख के उनका पहले उन्होंने वहां डील नेगोशिएट की, फिर अब इधर से वो अब दूसरे एंड से उन्हीं साथ डील करेंगे, उन्हीं के साथ डील करेंगे वो लगा के। अब वो फाइनली इन्वेस्टिगेशन उसकी तकरीबन मुकम्मल हो गई है, शायद रेफरेंस बन जाए। तो मुझे कुछ लगता है ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, इन्होंने उन तमाम लोगों को जो कि पिछली दफ़ा के अंदर ये शामिल थे, जो कि मुल्ज़मान हैं, मुल्ज़मान को की पोस्ट पे लगा दिया है कि उनको कोई हाथ ना डाल सके। तो नैब की तरफ से शायद कुछ हो जाए। अच्छा, एक आपने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है, शायद खाकान अब्बासी और अरशद मिर्जा को अरेस्ट कर रहे हैं। माना कि इस प्रोग्राम में नहीं पॉसिबल है, इसमें वैसे इसमें सुने मुझे भी अरेस्ट करना चाहिए, इसलिए कि इसके अपॉइंटमेंट में मेरा बड़ा रोल है। 2 मैंने पॉलिसी पेपर लिखे थे, 3 ऑपरेट लिखे थे। मुझे उन सेक्रेटरीज को बुलाया जो उस वक्त सर्व कर रहे थे, वो कहते यार तुम बड़े टफ टाइम देते थे। आखिरकार इमरान को कहा कि इसके ऑपरेट का जवाब दो उड़ान में है। इसने 1 ऑपरेट लिखा, इसका MD लगा दिया गया। तो देखिए इसने 1 लिखा, मैंने 4 लिखे। वैसे ऑपरेट भी ठीक नहीं था। नहीं हम आपको बंद करवा देते हैं। जी हाँ, ये कर सकते हैं। एक अब्बासिया ना कुछ ना बदला लेंगे। मालिक साहब आपने बात की है ना कि पाकिस्तान में कैसे प्ले होता है, यही नदीम बाबर जरा सुनिए जरा कैसे होता है। इन्होंने एक सोलर पावर प्लांट के लिए टैरिफ लिया नेपरा से 15 रुपीज़। सिर्फ जब टैरिफ इनको मिल गया कि हाँ आपकी बिजली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 15 रुपये में लेगी, बाबर मालिक भी लेगा, आमन वतीन भी लेगा, उसके बाद 2 महीने बाद टैरिफ को ओपन किया गया और 6 रुपये आ गया। ये देखिए ऐसे प्ले होता है। ये आप ये नहीं, ये डायनामिक्स है, ये बड़ा केस स्टडी है। इनके प्लांट पे 12 रुपए नहीं 15 रुपए 15 रुपए, और जब ओपन किया गया उसके बाद 8 पावर प्लांट है सोलर के 6.5 रुपए। ये ऐसे मैनिपुलेट होता है, ऐसे काम करते हैं। इसमें एक अकेला नहीं होता, इसमें नेपरा भी होती है, इसमें सारे प्लांट। चीमा साहब ये बताएं, चीमा साहब मैं तो दिल ही नहीं कर रहा, मेरा सोचो प्रोग्राम बंद ही कर दूं, बिकॉज डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये इसका इलाज क्या है? आप तो सरकारी इरादरियों में फिरते रहे हैं, आपको तो पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या इन लोगों का इन्फ्लुएंस है। बाद में आपके भी ताल्लुकात ख़राब हो गए सर्कल्स के अंदर। इज देयर एनी होप? कुछ देखें सर, मेन जो प्रॉब्लम चले जा रही है ना कुछ सालों से, वो नॉन प्रोफेशनलिज्म है। जितने भी इदारे हैं उस पर नॉन प्रोफेशनल्स लगाए गए हैं। और पावर सेक्टर पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि टोटल कंट्रोल जो है वो अब मिनिस्ट्री से है, और मिनिस्ट्री में क्योंकि कोई भी टेक्निकल नहीं होता तो इसलिए कहीं भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन बहुत सारे लोगों को अब इसका इदराक है
कि ये चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए, हर चीज़ गलत है। यानी कि गौर आप कीजिए कि अगर हम गैस लेते हैं तो उसमें भी फिक्स्ड है कि वो इतनी लेनी है, चाहे हवा में उड़ा दें। इसके बाद जब पावर हाउसेस के लिए दी जाती है तो उन्हें मस्ट रन का स्टेटस दे दिया जाता है, यानी कि अगर वो रन नहीं करेंगे तो कैपेसिटी चार्जेस देने होंगे। इसके बाद कोल पे अगर पावर प्लांट लगता है तो पता ये चलता है कि उन्हें अश्योर हमने कर दिया है कि 85% आपसे बिजली हमने लेनी ही लेनी है। और याद रहे कि एक दौर में 60% जो है कैपेसिटी की प्रॉमिस की गई थी हब के लिए, और सारे लोग जिन्होंने प्रॉमिस किया था अंदर हो गए थे। और अब साहिवाल का प्लांट और पोर्ट कासिम का जो कोल के प्लांट्स हैं उस पर हमने लिखा हुआ है कि हम 85% आपसे बिजली प्लांट फैक्टर पे लेंगे। यानी कि कोई चीज़ ठीक नहीं है, और अगर ये ठीक नहीं है तो ज़हन में तो स्ट्रेट अवे यही आता है कि जो मैनेजर्स हैं एनर्जी सेक्टर के उनका कसूर है, क्योंकि अब मैनेजर्स जो हैं वो है मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूं। जो आप नॉन प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, मेरा तो ख्याल है बड़े हाईली फोकस्ड प्रोफेशनल्स लगाए जा रहे हैं जिनको बड़ा क्लियरली पता है कि हमने किस तरह उनका इंचार्ज प्रॉब्लम ये है कि उनके इंचार्ज जो पॉलिटिशियन लग जाते हैं, जैसे कि उमर अयूब साहब अच्छे आदमी होंगे मगर उनकी फाइनेंस की स्पेशलिटी है। दूसरा गुलाम सरवर साहब का मेरा नहीं ख्याल है कि उनको पहली बात तो ये कि कैपेसिटी का इशू होगा कि इन इश्यूज का पता हो। दूसरा बीइंग अ पॉलिटिशियन आप वल्नरेबल होते हैं, आपके इर्द गिर्द वो मामे चाचे आ जाते हैं, सिफारिशें आ जाती हैं। इकबाल ज़ैद अहमद जो है वो आगे से ज्यादा ताकत, वो मुशर्रफ के दौर में भी ताकतवर थे, वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी, पिछली दौर में, अब भी अगेन उन्होंने फॉर एग्जांपल एक ये जो टर्मिनल के लिए इक्विपमेंट मंगवाया गया मालिक, उसके अंदर कस्टम नहीं पे किया, उसके बाद उन्होंने चेक्स दे दिए, चेक के बाद उन्होंने स्टे लेके आगे पहले कराची से नहीं पहले कस्टम नहीं दिया, फिर कस्टम ने कहा जनाब आपको कस्टम तो देना है, उन्होंने चेक्स दे दिए। उसके बाद चेक्स को रुकवाने के लिए उन्होंने पहले सिंध से स्टे ले लिया, फिर उसके बाद इस्लामाबाद से ले लिया, इस्लामाबाद से अभी फैसला आना था 2 दिन पहले लाहौर से ले लिया। उनको आइडिया हो गया होगा ना, उनकी जेब में है, 10-10 साल से स्टे चल रहे हैं और वकील उनके होते हैं। अच्छा ये अजीब काम है, एक ही केस चल रहा है, उसमें आप 3 सूबों में डिफरेंट हाई कोर्ट में खेल रहे हैं। यहाँ का फैसला आ रहा है, 2 दिन पहले लाहौर से स्टे ले लिया। आप ये देखें ना, ये हर चीज का लटका। और जो उन्होंने पैसे देने हैं उनके ऊपर 30 मिलियन जो है ना, फॉर एग्जांपल 50 मिलियन एक्चुअली टू बी प्रिसाइज मालिक, उनके ऊपर पेनल्टी हुई है। ये जो डिले हुआ था टर्मिनल $50 मिलियन, उसमें जो 30 मिलियन था उसके अगेंस्ट उन्होंने दोबारा स्टे ले लिया। और वहां पे क्या हुआ है कि वो वकील साहब, स्टोरी सुने, ये लगता नहीं है कि ये मुल्क है, बनाना रिपब्लिक है। वो वकील साहब ने जिसने कहा कि नहीं 30 मिलियन से 1 मिलियन कर दें, अब वो कह रहे हैं ये तो मेरे डॉक्यूमेंट ही नहीं, ये फौज डॉक्यूमेंट है जो कि लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दूसरी अदालतों में फौज डॉक्यूमेंट। वो जो वकील साहब अपनी नौकरी से फारिग भी हो चुके हैं, वो वकील साहब पता नहीं हुए हैं या नहीं हुए, किसी ना किसी को जेल में जाना चाहिए। इकबाल ज़ैद अहमद साहब को अदालत को पूछना चाहिए कि जनाब ये डॉक्यूमेंट जो है, ये साहब कह रहे हैं कि ये फौज डॉक्यूमेंट है। साहब पे केस जब ये टर्मिनल चल रहा था, मुझे याद पड़ रहा है, ये केस नहीं बना था कि इन्होंने बिड दूसरी पार्टी की चोरी करवा ली थी, उन्होंने फिर हाईकोर्ट चले गए, सिंध हाईकोर्ट की, ये बताएं इनके पास हमारे बिड डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं जो इन्होंने कोर्ट किए हैं। मालिक वो तो पूरी एक जो है ना, ये वो बनाना रिपब्लिक वाली कह रहा हूँ, आप भी उस केस को फॉलो करते रहे हैं। वो उसमें इनकी दी फर्स्ट प्लेस इनको क्वालिफाई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बैंक के गैस के डिफॉल्टर थे, ये पहले ही प्री बार 5-10 अरब रुपए सदन का देना है। ये अभी भी कई केसेस में बेल पे हैं, 10-10 साल से स्टे चल रहे हैं, इनको प्री क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। पहले तो इन्होंने क्वालिफाई किया, फिर 2 बंदों की लड़ाई हुई, फिर आपने उनके कंसोर्शियम में नाम देखे कौन कौन लोगों के साथ जुड़े हैं? बाकियों के कंसोर्शियम वालों के नाम नहीं आते अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मीडिया से हैं, कुछ पॉलिटिक्स से हैं, उनकी वजह से किसी चैनल पे ये बात ही नहीं होती है। वो सिर्फ आप हैं, हम हैं, कुछ के कैपेसिटी के इशू हैं, बाकियों के प्रेशर हैं। ये वो है असल में इश्यूज जो कि पाकिस्तान के हम 2-2 आने के 4-4 आने बाहर से मांगते रहे हैं। ये बिलियंस, ये तकरीबन $10 बिलियन का एनर्जी का सिर्फ रिफॉर्म करने से प्लग होता है, बचता है। छोटा सा आपको नाज़रीन बता दूं, अगर ये टर्मिनल्स बिल्कुल हलाल से काम कर रहे हो, सारी चीजें नॉर्मल चल रही हो, तब भी तकरीबन आपको पता है कि एक टर्मिनल रोजाना की नेट अर्निंग कितनी है? दैट इज अबाउट $80,000 प्लस, 80 लाख रुपया दिन का वो कंपनी कमाती है, अगर सब कुछ नॉर्मल हो रहा हो। ये इतना ही बड़ा बिजनेस है। अब इसके अंदर जब आप करप्शन और ये सारी चीजें ऐड कर लें, आप इसको 100 गुना मल्टीप्लाई कर लें, ये हिर्स जो है ना, पागलाना, दिस इज मैडनिंग। दूसरा मुझे एक चीज और बताएं, पॉलिसी के ऊपर बात हो रही है,
सारा जोर है, फर्नेस ऑयल, एलएनजी वगैरह। मैं उस दिन बाय चांस, मेरे एक दोस्त थे, वो अपने दुखड़े रो रहे थे, तो वहाँ से मुझे पता लगा बगास, जो गन्ने का उससे वेस्ट से पावर बनती है, बगास हो गया, दूसरी नेचुरल चीज़ें जो लोकल आपका रॉ मटेरियल है, उनको लिस्ट में बिल्कुल नीचे रखा हुआ। उनको उन चीज़ों की क्यों नहीं है इंकरेज करते? बगास को अभी इस पाकिस्तान में रिन्यूएबल में शामिल किया गया और वो बेस लोड में आ गया। हाँ, इनकरेजिंग, हम उसको और इनकरेज करना चाहिए, इसलिए कि वो हमारा लोकल मटीरियल अवेलेबल है। एक बात। दूसरा, आपके प्रोग्राम है, मैं चूँकि आपने बहुत ज़्यादा LNG टर्मिनल में बात कर रहे हैं, सच्ची बात है ये शायद खाकानाबाजी का एक और क्राइम भी है। अब दुनिया में इसी यानी 2017 से काम हो गया, टर्मिनल की ज़रूरत ही नहीं है। आप फ्लोटिंग लाते हैं CNG, मैं अगेन बात करूँ CNG, वो CNG एग्जैक्टली पाइप में डालते हैं। काश इस बंदे ने जो 15 साल का एग्रीमेंट किया कतर के साथ, 15 साल के एग्रीमेंट जो किए हैं इन दोनों टर्मिनल के साथ, कहाँ है? ये फ्लोटिंग CNG कहाँ चल रहा है और कॉस्ट का भी फर्क है बहुत। ऑलमोस्ट अगर $12 की LNG है तो CNG इस वक्त अवेलेबल है। मैं चूँकि एक दोस्त है वो अमेरिका में काम कहते हैं, यार कोई है कोई $8 में आमदनी, यानी ये रेशो ये कहाँ $7 कहाँ $12। मेरा काम नहीं कमर्शियल बात करूँ, लेकिन ये वायबिलिटी ये है कि अब दुनिया में CNG ये इस तरह हो रही है और कहते हैं जी बड़ा पड़ा हुआ है अमेरिका से, और ये क्यों? हालांकि हमारे अजीज भी में बात कहूँ, उस वक्त इंक्रीमेंटली चीजें होती चले, उस वक्त हमने ऑयल को साइड पे किया, ज्यादा रिलायंस LNG पे कर दिया, ग्रेट। आइंदा देखिए आप दोनों बड़े प्रोग्राम की, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने तो इस तरीके इंसाफ के लिए दोनों आप चैंपियन थे, एडवोकेट थे। हम उनके लिए चैंपियन नहीं थे ना, हम इशू चले। आप मुझे बताएं कि आपकी, और ये मीडिया आप बताएं ऑपोजिशन को सपोर्ट करता है। ऐसे है, सब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने इस हेल्प पेपर साइन किए हुए हैं, अपने रिव्यूज किए हुए हैं। आपकी कोई वाकफियत है इमरान खान से या गुलाम सर की, यार इसको दें, इसमें कोई हम पैसे नहीं ले रहे, आइडेंटिफाई किए में स्पार्क्स कि तुमने ये करना है। चलो मुझे अभी पैसे तो नहीं मैं ले रहा, ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के दौरान नाज़रीन मैं और आमिर मतीन हम डिस्कस भी करेंगे, अगर हम भी एक दो फाइनेंसेस मिलवा के आमिर कोई एनर्जी का काम करें, बिकॉज सडनली आई फील कि जो उस पाकिस्तान में इस एनर्जी के फ्रॉड में शामिल नहीं है, उससे बड़ा शायद बेवकूफ़ आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। हमारे साथ रहिएगा इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। आई एम सॉरी अगर आप डिप्रेस हुए हैं, मैं खुद पे शर्मिंदा हूँ, मैं माजरत खा हूँ, बट वी हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। मैं भी एक और डिप्रेशन में इजाफा करूँगा। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे USAID की एक रिपोर्ट निकल आई, उसमें लिखा हुआ है कि 700 मिलियन से लेके 900 मिलियन, यानी कि 900 मिलियन आमिर साहब कितना हो गया, कोई 135 अरब रुपया। ये तो वो है जो तेल भी, अगर आप फर्नेस तेल भी लेते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में चोरी होता है हर साल। ये अलहदा एक माफिया, और इस माफिया के एक बहुत बड़े दबंग किस्म के एक MNA होते थे साउथ पंजाब से, जो हर वक्त ईमान अफरोज़ और एलीट के खिलाफ बातें करते थे। उनका भी इस कारोबार में बहुत बड़ा हिस्सा था, बसें भी चलाते रहे हैं वो फ्लाई सर्विस के लिए। ही रैन अ रैकेट ऑल्सो। एनीवे, ये भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये अब जैसे जैसे प्रोग्राम गुजर रहा है 100-150 बिलियन की लगता है ईंटें लगती जा रही कर लेना। एक गैस और बिजली चोरी करने वाला माफिया है, वो कोई बड़े आराम से 1 से 1.5 बिलियन डॉलर की बात वो वहाँ पे आ जाती है। फिर आपके डिस्कोज ये जो बनाए हुए हैं उसकी चोरी है। तो ये सारी अगर चोरियां मिला लिया जाएं, ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट के अपनी फिगर्स हैं, अपनी सर्वेज हो चुके हुए हैं, 8 से 10 बिलियन डॉलर एनर्जी रिफॉर्म्स कर लें, अगर सही चीज़ों को रोक लें, 8 से 10 बिलियन डॉलर, हम ये 200-400 मिलियन डॉलर के लिए ये प्राइम मिनिस्टर साहब धक्के खाते जा रहे हैं, बैगिंग बाउल लेके फिर रहे हैं। अब अपने मामला ठीक कर लें तो ये 10 बिलियन डॉलर हम अपना बचाते हैं, हर साल बचा सकते हैं। चीमा साहब ये बताएं, ये भी बात हो रही है डिस्कोस भी जो से हैं, ये भी सारे करप्शन में, जिसको हाथ डालो आप तो डील करते रहे हैं, डिस्कोस का क्या कोई सोल्यूशन है? मालिक साहब, मैं सबसे पहले एक आपने पहले बात की थी उसका जल्दी से जवाब दे दूं। आपने फरमाया था ये क्या वजह है कि जो बेगास के प्लांट्स हैं या और रिन्यूएबल्स हैं उन्हें क्यों नहीं जगह दी जा रही। तो वजह यह है जी कि जो बोगी है, यानी कि टोटल जो स्पेस है उसमें फिल कर दिए हुए इन्होंने वो प्लांट्स के जहाँ से कोई ना कोई और इलीगल फ़ायदा हो सके। और एक लिहाज से पिछले साल ये
सबको सुना दिया, फरमान जारी कर दिया कि अब किसी और की जगह ही नहीं है। नतीजतन रिन्यूएबल्स को भी फारिग कर दिया, बगास टाइप भी। क्योंकि बगास का मुझे इसलिए भी आया चीमा साहब, मैं जो वो बंदे का मसला देख रहा था, ये बड़े हाई एफिशिएंसी प्लांट्स आए हैं, 60% प्लस वाले प्लांट्स हैं बगास के। बेशक बेशक बेशक, लेकिन आप अगली भी तो बात सुनिए कि आज से 3 दिन पहले नेपरा ने 15 विंड पावर प्लांट्स को टैरिफ दिए जो कुल 4.3 सेंट से 4.6 सेंट्स हैं। अब बताइए बाकी चीज़ों के साथ कैसे मुकाबला हो सकता है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये माफिया जो है वो हाइड्रा हेडेड है, हर तरफ से कब्जा करता है और वहां से अपनी जगह निकालता है। अब हम बात करते हैं डिस्कोज की, जो आपने फरमाई। डिस्कोज पे जी, डिस्कोज की बात यह है जी कि डिस्कोज में पहले तो आप ज़हन में रखिएगा जितने चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्हें कच्चा रखा हुआ, यानी कि उस पर लिखा हुआ है कि दे लुक आफ्टर द चार्ज ऑफ द सीईओ टिल सच टाइम द पावर्स दैट बी लाइक इट। तो किसी के पास टेन्योर ही नहीं है। वो रोजाना जो है वो यानी कि 90% चाकरी पे लगाता है और 10% नौकरी पे लगाता है, तो उस पर काम ही नहीं होता। और इसके बाद ये है कि क्योंकि मिनिस्ट्रीज जो है मैनेज कर रही हैं सब कुछ, नतीजतन हर दूसरे दिन जितने चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनकी ज़रूरत जो है वो मिनिस्ट्री में इस्लामाबाद हो जाती है। और तीसरी बात यह है जी कि रोज़ाना जो है सिखलाई का एक प्रोग्राम होता है, जो नॉन टेक्निकल मैनेजर्स हैं वो इनसे सीखते हैं कि काम हमने कैसे करना है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी इंटरफेरेंस है, नतीजतन बहुत सारे अफसर जो हैं वो मनपसंद जगहों पे और लोगों के भी वो मनपसंद है इसलिए लगते हैं। और चौथी बात जो बहुत तो फिर एक इलाज है प्राइवेटाइज कर दिया जाए। जी प्राइवेटाइज तो देखें ना जी, ये एकदम जिसे कहते हैं चुटकी बजाते तो हो नहीं सकता। आज प्रोसेस भी करेंगे तो 3 से 4 साल लग जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम है वो आपको मैं हैरानकुन बताऊं कि हमने इसकी मैपिंग की कि कौन से कंप्लाइंट एरियाज हैं, कौन से सेमी कंप्लाइंट है और कौन से नॉन कंप्लाइंट है, और उसे हमने रेड, ऑरेंज और ग्रीन में मैप कर दिया पूरे पाकिस्तान में, यानी कि बिजली के ऑपरेशंस के मामले में। इसके साथ फिर हमने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको भी मैप किया, और इसके बाद सिक्योरिटी के इश्यूज यानी कि लॉलेसनेस या रिट ऑफ द स्टेट को जब मैप किया तो ये सारी चीज़ें कोटर्मिनस निकली, यानी कि जहां जिसे कहते हैं कि गवर्नमेंट की रेट ज़्यादा है वहां के इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेशंस भी बेहतर हैं। मकसद क्या हुआ कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा डिस्कोज में, पक्के लोग वहां लगाने होंगे, अच्छे लोग लगाने होंगे, और इसके बाद काम बन जाएगा। इस वक्त तो फ्री फॉर ऑल है। आप इमेजिन कीजिए कि पिछले दिनों और कुछ ना हो सका तो खुद ही कह दिया तुम 25 अरब रिकवर करोगे, तुम 30 करोगे, तुम 20 करोगे। जाली बिल आ रहे हैं, ओवर बिलिंग हो रही है, सीरियसली लोग खुद से। सर लास्ट 30 सेकंड्स आपका कमेंट। देखिए आप भी कह रहे थे उतार चीमा साहब भी, मैंने तो उनसे सीखा भी हुआ है। अब आपको पता है कि आज की कैपेसिटी कितनी है? तकरीबन 31,000 मेगावाट। सर्दी में आपकी कितनी पावर डिस्पैच होगी? 8,000। अभी आप दोनों एलएनजी की टर्मिनल की बात कर रहे थे, हमें कितने कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ेंगे वो जो हमने लगाए हैं पावर प्लांट सीपैक के? उससे बहुत ज्यादा आपने ऑयल के देने हैं, कैपेसिटी चार्ज तो कुछ भी नहीं है। अब हम आखिरी 30 सेकंड्स में आपकी कैपेसिटी चार्जेस बनी देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि कैपेसिटी चार्ज तो नाउ लुक्स लाइक पीनट्स हमें, जो ये वो तो लगता है कि बिल्कुल एक तरफ लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं कि बिजली और गैस की प्राइसेस इतनी ज्यादा है। सिर्फ तकलीफ ये होती है कि इसलिए नहीं है कि मसाइल हैं, इसलिए कि लोग पैसा बना रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन का एक पूरा और ऑयल माफिया का नेक्सस है। सबसे बड़ी मिसाल तो वही है कि सईद मेहदी साहब फॉर एग्जांपल वो सऊदी गैस के भी चेयरमैन हैं, उनकी अपनी एक ज़माने में कंपनी रही हुई है ऑयल की, अपने उन्होंने दामाद जो है वो पेट्रोलियम सेक्रेटरी लगवा लिए थे, वहाँ से ये स्कैंडल ऐसे मिलता है। सब मिले जुले हुए होते हैं, अंदर से देखें तो उससे कोई रिश्तेदार है, कोई मामा है, कोई चाचा है, तो उसकी वजह से आपको और मुझे महंगी बिजली कितनी कट रही है। चले, बहुत शुक्रिया आपका तीनों का, मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आई डोंट नो हाउ टू इनकैप्सूल दिस। मेरा ख्याल है 2 ही चीज़ें। एक तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री इसकी डायरेक्ट ब्रीफिंग्स लें, डायरेक्ट इसका चार्ज लें। दूसरा, शायद ये एक और सो मोटो केस आइडियल है सुप्रीम कोर्ट के लिए। फिर लोग कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑल द पावरफुल पीपल, जो इस मुल्क के सबसे अमीर, सबसे पावरफुल और करप्ट तरीन लोग हैं, वो एनर्जी के कारोबार में सांप बन के बैठे हुए हैं, जिसको आप और मैं हिला नहीं सकते। उनको एक 40 मिनट का प्रोग्राम कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमारे से दुश्मनी होगी। हम शायद उनका कुछ ना बिगाड़ सकें, हम फ्लैग कर सकते हैं इस इशू को।
इसमें गवर्नमेंट को ओनरशिप लेनी होगी, प्राइम मिनिस्टर को, इसमें चीफ जस्टिस को इंटरवीन करना होगा, इसमें नैब चेयरमैन को भी जो जो गलत चीज़ें हैं उन पे आना पड़ेगा। ये दिस इज़, जिस तरह चीमा साहब ने कहा, ये मल्टी हेडेड हाइड्रा है, ये एक आदमी या दो आदमी या हम आपके बस की बात नहीं है। रियासत को टकराना होगा इनसे, क्योंकि अगर रियासत इनसे टकरा जाए तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे घर में पड़े हुए, जो इस वक्त गिन के 50, 100, 150 लोग हैं जो इस मुल्क को हर साल हज़ारों अरब रुपए का टीका लगा रहे हैं और सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त भी बने हुए हैं। अल्लाह रहम करे आप पे, मेरे पे, इस मुल्क पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।